मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। महोदय, आपके उद्बोधन के लिए मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। आज हम सब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। यदि हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हम केवल कारगिल के शहीदों की यहां पर याद नहीं करेंगे, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के बचाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन शहीदों की स्मृति को आज हम नमन करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं, भारत जब से आजाद हुआ है, 1948 का भारत के ऊपर कबायली हमला और उसके बाद 1962 का चीन का भारत के ऊपर हमला, उसके बाद 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध और अंतिम युद्ध जो हुआ वह 99 का कारगिल का यह युद्ध था। मैं यह मानता हूं 99 का जो कारगिल का युद्ध था वो फुल स्केल वार नहीं था, बल्कि वह एक लिमिटेड वार था। लेकिन हर वार में हमारे देश के सेना के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। और मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह पूरा इलाका मेन वार थिएटर बन गया था। जब से आजादी हासिल हुई है तब से ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पूरा इलाका ही ये पूरा मेन वार थिएटर बना हुआ है। आजादी के बाद से बराबर इस इलाके पर दुश्मनों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी, लेकिन अपने पराक्रम और बलिदान से के परिणाम स्वरूप यह हमारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने का काम हमारे देश की सेना के जवानों ने किया है। बहनों भाइयों, मैं यहां कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, सेनाओं में तो कई ऑपरेशन हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो होते रहेंगे। लेकिन यहां पर ऑपरेशन विजय नाम के जो एक ऑपरेशन हुआ था उसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सैनिकों के द्वारा जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो ऑपरेशन विजय का यह पहला नाम कब लोगों के सामने आया? आप सबको मालूम है, राजौरी जिला इसी जम्मू के अंदर है, छोटी सी जगह है झंगड़ में 1948 में जब कबायलियों ने कब्जा कर लिया था बहनों भाइयों, तो उस समय उस कब्जे से झंगड़ को छुड़ाने की जिम्मेदारी यदि किसी को सौंपी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मान को यह जिम्मेदारी बहनों भाइयों सौंपी गई थी। और ब्रिगेडियर उस्मान ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था उसकी दास्तां से मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला भी कोई था तो वह ब्रिगेडियर उस्मान थे। बहनों भाई, भारतीय थे, वह भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए वह लड़ रहे थे। आज ऐसे लोगों का स्मरण करने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, सभी का नाम तो यहां पर मैं नहीं ले सकता हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 50 के दशक में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मोटी यदि कुछ गतिविधियां हुई हों तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन मगर चीन ने लद्दाख में कई ऐसी गतिविधियां की 1962 की, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। लेकिन 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं और उसकी भरपाई मैं मानता हूं आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन आज भारत जिस तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है, और आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते डंके की चोट पर कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है। और मैं कहता हूं हमारे शहीद परिवारों के जो लोग यहां पर बैठे हैं, सरकार कुछ जितना हो सकेगा, जितना हो सकता था किया होगा, नहीं किया होगा, मैं कोई बात दावे के साथ यहां नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि शहीद परिवारों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, जो भी मदद हो सकती है इन शहीद परिवारों की मदद करना, यह भारत की एक एक नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे,
जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन कभी पड़ोसी नहीं बदल सकता है। पड़ोसी के साथ बराबर अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए। हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे पड़ोसी को क्या हो गया है। बार बार उसके बाद मात खाने के बाद 65 और 71 में प्रॉक्सी वार का सिलसिला शुरू हो गया और बराबर वह कहता रहा, वी कैन ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। बराबर हम भारत को हजारों लाखों चोटियां पहुंचाते रहेंगे। कभी न्यूक्लियर पावर की बात दुनिया के कुछ देशों के द्वारा की गई, कभी किसी के द्वारा यह की गई। बहनों भाई, उस समय अंतर्राष्ट्रीय कुछ ताकतें ऐसी थी जो कि बार बार आकर भारत के प्रधानमंत्री को कहती थी, भूलिए मत, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। लेकिन फिर भी हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और आपको मालूम है कि उसमें किस तरीके से हम सबको विजय प्राप्त हुई थी। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आगे भी यदि हमारी विदेशी ताकतों ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की और यदि जंग हुआ तो फिर से विजय प्राप्त होगी, तो भारत को विजय प्राप्त होगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज यहां मैं एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है, चाहे चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता बराबर सेना के जवानों के साथ खड़ी रही है। कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, चाहे हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, सभी भारत के सेना के जवानों के साथ खड़े रहे हैं। बहनों भाइयों, हम इसको नहीं भूल सकते हैं। आज यहां मैं एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है, चाहे चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता बराबर सेना के जवानों के साथ खड़ी रही है। कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, चाहे हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, सभी भारत के सेना के जवानों के साथ खड़े रहे हैं। बहनों भाइयों, हम इसको नहीं भूल सकते हैं। प्रारंभ से ही जिस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा अभी आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने की है, उनके द्वारा हमारे वहां पंडित प्रेमनाथ जी डोंगरा, सब लोग ये कहते थे, धारा 370 का यह आर्टिफिशियल लीगल बैरियर क्यों होना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ? क्या एक आंगन में यदि 4 कोने होते हैं तो 4 कोनों में क्या कोई स्पेशल कोना हुआ करता है? क्या किसी मां के 4 औलादें हुआ करती हैं तो 3 औलादें नालायक होती हैं और एक लड़का कोई स्पेशल, कोई नौजवान या स्पेशल औलाद हुआ करती है? ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए उस समय भारत भी सोचता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी डोंगरा जैसे लोगों ने उस समय नारा जो दिया था, उसकी याद आपको अच्छी तरह होगी। 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान भारत में नहीं चलेंगे। और बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा थी, सरकार बन गई। भारत ने जो उस समय सोचा था, हमने जाकर उसको पूरा कर दिया बहनों भाइयों सरकार बनने के बाद। और लीगल, एक आर्टिफिशियल लीगल बैरियर जो लगा हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, धारा 370 का हमने उसे समाप्त कर दिया। कभी कभी लोग सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहां के लोगों को नहीं मालूम हो गई, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों की जितने भी तारीफ की जाए वह कम है। और जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनकी स्मृति में यहां पर मैं हृदय से मैं नमन करना चाहता हूं। इसलिए एक यहां पर मैं कविता की मैं चर्चा करना चाहूंगा। देश वो टूटे जहां बलिदानों का बैठता पहरा नहीं था, देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था। मानचित्रों की मिटी वे ही लकीरें रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। बहनों भाइयों, और हमारी सीमाओं के ऊपर, लकीरों के ऊपर तो रक्त ही बहुत ही गहरा है बहनों भाइयों, तो कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम सबको खड़े होना चाहिए और इस रक्त को गहरा करने में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः उन सारे शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए और जिन माताओं ने
जिन पिताओं ने ऐसे लाल पैदा किए, मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।